वापस स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात तुम्हें मैं बता देता हूँ, अभी तक जितना अपने पढ़ा है फैक्टर इफेक्टिंग CFSE। अब अपन पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लो, साथ साथ में लिख देता हूँ, साथ साथ में लिखते जाओ ना। कोज ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल होते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखो डी ब्लॉक में भी आएगा ये पोर्शन और यहाँ पर भी है। यहाँ पर DD ट्रांजिशन होता है, वहाँ पर अलग रीज़न रहता है। मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट तुम्हें जो दिख रहा है, जैसे मान के चलो ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। ये सब्सटेंस तुम्हें किस कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर इसलिए दिख रहा है तुम्हें, इसके पीछे रीज़न तुम पहले से जानते हो, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें बताया है ये सारी चीज़ें। तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हें ब्लू कलर का दिख रहा है। तो होता क्या है, कैसे अपन को कोई कंपाउंड का या कोई सब्सटेंस का कलर दिखता है उसको समझते हैं, इस फिनोमिना को समझते हैं। होता क्या है कि सन से सारी टाइप की लाइट आती है, जिसको बोला जाता है वाइट लाइट। क्या बोला जाता है? वाइट लाइट। ये सन है, सन से हर टाइप की लाइट आती है, और लाइट जब ये इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी लाइट आएगी? विबग्योर आएगी। कौन सा आएगा? विबग्योर, ठीक है ना। विबग्योर जब साथ में आता है तो उसको बोला जाता है वाइट लाइट। जब ये इस सब्सटेंस पे टकराएगा, इस सब्सटेंस पे टकराएगा तो बाकी सारी लाइटें एब्जॉर्ब हो जाएगी। कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी? वो वी एब्जॉर्ब हो जाएगी, आई एब्जॉर्ब हो जाएगी, बी ब्लू एब्जॉर्ब नहीं होगी, ग्रीन, वाई, येलो, ओ, आर, ये सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी केवल और केवल ब्लू लाइट। कौन सी लाइट? ब्लू लाइट। और जब ये ब्लू लाइट तुम्हारी आंखों में आएगी तो तुम्हें इस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का, ठीक है। तो बाकी सारी लाइटें एब्जॉर्ब कर ली गई और एक लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है वो ब्लू कलर हो गया। समझे बात क्या? तो जो लाइटें एब्जॉर्ब कर ली जाती है वो अपनी आंखों तक नहीं पहुंचती, जो सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो अपनी आंखों तक नहीं पहुंचता। रिफ्लेक्ट ही लाइटें ही अपनी आंखों के पास आती है। ये चीज समझ में आनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अपन को दिखता है, ठीक है। ये मैं कहीं ना कहीं पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं इसी में थोड़े चेंजेस करूँ, मैं कहूँ कि 100% एब्जॉर्प्शन हो लाइट का, जो विबग्योर लाइट आ रही है उसका अगर एब्जॉर्प्शन 100% हो तो ऑब्जेक्ट अपन को ब्लैक से ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, कोई कलर नहीं दिखेगा ना। फिर तो जब कोई कलर ही नहीं है तो ब्लैक है। अगर मैं कहता हूँ कि 100% रिफ्लेक्शन हो, क्या हो? रिफ्लेक्शन हो। जब अगर 100% रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब विबग्योर आया था, विबग्योर ही चला गया, तो अपन को वाइट कलर ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? वाइट कलर। वाइट कलर मतलब क्यों? वाइट कलर में सारे कलर आते हैं ना, विबग्योर। तो विबग्योर ही आया और विबग्योर ही क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। पर अगर इसी केस को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, तो देखो अगर मैं कहूँ कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है और पार्शियल ही क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अगर पार्शियल एब्जॉर्प्शन और पार्शियल ही रिफ्लेक्शन होता है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपन को कलर्ड दिखता है, कलर उसमें कलरफुल दिखेगा, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट तुम अपने कहीं ना कहीं लिख लो। आगे एक लाइन जो मैं लिखवाने चाह रहा हूं तुमको, वो स्टार मार्क करते हुए लिख लेना कहीं ना कहीं, वही अपने क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा। लिखो लिखो, कलर ऑफ सब्सटेंस is complementary color of observed light, which can be given as कलर ऑफ सब्सटेंस, की सब्सटेंस का कलर होगा वो ऑब्जर्व होने वाली लाइट्स के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना,
कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर उसकी विजिबल जो वो जिस कलर का वो विजिबल है ना, उसके अपोजिट उसका कलर होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसका कलर होता है, ऐसा समझो। यहां पर एक मैं तुम्हें एक ग्राफ बनाता है, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, 1 2 3। तो यहां पर तुम सब कलर जानते हो, सारे कलर मैं बनाता हूं। तो V, फिर आता है B, फिर आता है G, फिर आता है सॉरी B G Y O R, ये विब्ग्योर होता है, विब्ग्योर होता है। इधर से इधर जाएंगे, लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझना, वोयलेट और इंडिगो का जो कलर होगा वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, वो येलो के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, येलो के। और ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा वास्तव में किसके रहेगा, ऑरेंज के। किसके साथ रहेगा, ऑरेंज के साथ, ठीक है। और ग्रीन का किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ग्रीन का अपना कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा किसके साथ है, रेड के साथ, ठीक है। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का कलर रेड दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में ऑब्जर्व लाइट कौन सी है, रेड। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, ग्रीन। तो ऑब्जेक्ट वास्तव में कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। अगर ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का होगा ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, रेड कलर रिफ्लेक्ट करेगा। तो तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा, रेड कलर। तो वास्तव में कलर अपन को दिखता है और सब्सटेंस का जो कलर होता है, सब्सटेंस का कलर और दिखना दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर मैं कहूं, सुनो अच्छे से, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर रेड है तो रेड कलर तो तुम्हें दिख रहा है ना, क्योंकि वो रेड कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वास्तव में सब्सटेंस का कलर कौन सा है, वास्तव में सब्सटेंस का कलर अगर ग्रीन होगा ना, तब वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, तब वो तुम्हें रेड कलर दिखेगा। अच्छा, कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर दिख रहा है तो वास्तव में वो कैसा है, रेड कलर का है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है तो वो रेड कलर का है, इसलिए वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें याद रखने हैं ऐसे कैसे। ये तुम्हें पहले क्या करना है, विब्ग्योर बनाना, और वी आई को, वॉयलेट और इंडिगो दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, येलो है। ये येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, वॉयलेट है, इंडिगो, दोनों वाइस वर्सा, दोनों वाइस वर्सा सही है, ठीक है ना। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऑरेंज है, और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ब्लू है, ठीक है ना। तो अब लिखो, एक चीज लिख लो, जो मैं स्टेटमेंट यहां पे लिखवा देता हूं तुमको, कि परजेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन सोर्स फॉर visible light is essential for color of a compound, and it is DD transition in complex। क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स का अगर कलर तुम्हें देखना है तो तुम्हें एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी, या फिर एब्जॉर्प्शन लाइट की जरूरत पड़ेगी, एब्जॉर्प्शन सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तुम अंधेरे में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में उसका कलर देख पाओगे, नहीं। जब भी तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स का कलर देखना होगा तो तुम्हें उसको लाइट में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइट जो अपन देख पाते हैं वो विब्ग्योर है, तो मतलब तुम्हें विब्ग्योर स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वास्तव में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं, इसका रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। अभी समझेंगे क्या होता है डीडी ट्रांजिशन। तो यहां पर ये तुम्हें ये फ्लो चार्ट याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपन को दिखता है। मान के चलो रेड कलर दिख रहा है तो वास्तव में ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है, ग्रीन है। अगर येलो कलर दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, वॉयलेट या फिर इंडिगो होगा, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स ये कलर है और ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी है। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है, कि पहली बात तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर होगा वो वास्तव में अपन को कलर क्यों दिखता है, डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन की वजह से। सर ये डी ट्रांजिशन क्या होता है, समझाओ तो समझते हैं।
तुम्हें अच्छे से याद होगा जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कि यहाँ पर दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है T2G और एक होता है EG ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर EG आ गया। अब कहानी ये है कि EG की एनर्जी ज़्यादा होती है, T2G की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मान के चलो T2G के अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या समझ रहा हूं मैं, T2G के अंदर क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब सन से लाइट आएगी और वो लाइट लेके ये इलेक्ट्रॉन, बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, T2G तुम जानते हो ना अच्छे से, DXY, DYZ, DZX, और ये जानते हो ना DX2 Y2 और DZ2। यहां से ये सन से आने वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। सन से आती है लाइट फोटोन के फॉर्मेट में, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब इसने ये एनर्जी गैप पार करा है। इस एनर्जी गैप का नाम तुम जानते हो, डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की। और ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो फोटोन इसको यहाँ से यहाँ, जो एक फोटोन, तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। इस फोटोन की एनर्जी क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी से, h न्यू, और इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 80/λ। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आया। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लाइट की जरूरत पड़ेगी। देखो शुरुआत से समझते हैं, लाइट आएगी, T2G का एम्पेयर इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा, तो ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ है, D ऑर्बिटल से D के बीच में हुआ है, तो इसे बोलेंगे DD ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे इसे, DD ट्रांजिशन। D ऑर्बिटल मतलब T2G भी D है और EG भी क्या है, D है, तो T2D मतलब D to D, D से D में ही ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है DD ट्रांजिशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। नीट में क्या पूछा गया था तुम्हें पता है, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, कलरफुल है, तो बताओ वो कलरफुल है, उसका रीजन क्या रहेगा, तो DD ट्रांजिशन। T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, EG में चले जाएंगे, किसको लेके, लाइट को लेके, लाइट के फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, ठीक है ना। जितना एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक आने में पार कराया ना, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल का गैप बोलेंगे, ठीक है ना, वो h न्यू के इक्वल होगा। ये सारी चीजें होगी। अब स्टेटमेंट लिखो, DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन इन फिजिबल रीजन इज पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो लिखेंगे कलर्ड कंपाउंड। DD ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन इज पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो DD ट्रांजिशन केवल उन्हीं केस में पॉसिबल होगा जब तक उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर मान के चलो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो DD ट्रांजिशन होगा नहीं, ठीक है ना। DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर दिखेगा नहीं। इसका मतलब तुम्हें मैं पहले से ही समझाते आ रहा था कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा कंपाउंड कलरफुल हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा कंपाउंड कलरफुल हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा कंपाउंड कलरफुल हो जाएगा। कैसे वो कंपाउंड कलरफुल होता है, क्योंकि वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एनर्जी लेके T2G से EG में चला जाएगा, है ना, तो EG से वापस वो T2G में आएगा, तो बाहर की साइड वो फोटोन लाइट एब्जॉर्ब कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ से D से D में ट्रांजिशन होगा, तो वो तभी पॉसिबल होगा, मतलब D से D ट्रांजिशन है विजिबल रीजन के अंदर, है ना, पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो कंपाउंड क्या दिखेगा, कलर दिखेगा। अगर उसके पास क्या है, प्रेजेंस, नेगेटिव मतलब नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो क्या वो कंपाउंड कलरफुल दिख सकता है क्या डी ट्रांजिशन की वजह से? नहीं। तो उसका अलग रीजन हो सकता है ना, कलरलेस कॉम्प्लेक्स। तो डी ट्रांजिशन करवाना है तो उसके लिए सिंपल सा फंडा होगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो तुम ये कह सकते हो कि जिस कंपाउंड के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी ट्रांजिशन से कलरफुल हो जाएगा। ये अपना अभी तक का स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन लिखना, ये पूरा लिख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन क्या है सुनो, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट in visible region is possible by which complexes? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाएगा? ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसके पास क्या हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या नहीं हो, बिल्कुल हो, उसी के लिए पॉसिबल होगा। तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या दिख रहा है, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो टाइटेनियम H2O6 +4, दूसरा है FeCN6 -4, कोबाल्ट NH3 6 +3, चौथा है मन क्लोरीन 6 -4, Mn क्लोरीन 6 से -4। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में एक एक ऑप्शन को चेक कर दिया जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, टाइटेनियम +4 में है। नॉर्मल टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d2। स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम, कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। तो यहाँ पर अगर टाइटेनियम +4 में है तो इलेक्ट्रॉन दो तो पहले S से निकल जाएंगे फिर D से निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलते कितने बचेंगे इधर से, 4s0 3d0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0। N की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कलरफुल दिखेगा क्या, नहीं। क्या ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं। सिंपल सी बात है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा है Fe, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरे में Fe+2 में। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+2 में। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली का होता है 4s2 3d, किसके बाद में आता है 3d6 होता है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है तुम्हें पता है, 3d6 है तो यहाँ पर Fe+2 में है तो यहाँ पर 4s2 एंड यहाँ पर 3d6 0 हो गया, 3d6 हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे T2g में, किसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, T2g में। T2g 3 होते हैं, फिर भरे जाएंगे Eg में, Eg 2 होते हैं, ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है ना। अब बताओ साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या वीक फील्ड लिगेंड होता है, बिल्कुल साइनाइड इसके साथ जुड़ा पड़ा है। तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो पेयरिंग कराएगा या फिर पेयरिंग कराएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होगा, पहले पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना। पहले ऊपर वाले इजी में नहीं भरेंगे, इजी से पहले पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए, 0। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। थर्ड बढ़ते हैं आगे की साइड। थर्ड में क्या है, कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट कौन सी स्टेट में, +3 में। वैसे तो फेरस के बाद में कोबाल्ट आता है, D7 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोबाल्ट का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7, पर कोबाल्ट +3 में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन वास्तव में फेरस +2 के जैसा ही दिखेगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना अच्छे से, 4s0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। अब D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे रहेगा T2g और ऊपर रहेगा Eg। तो T2g 1 2 और ये रहा Eg, कहानी खत्म, ठीक है ना। T2g एंड Eg, दो चीजें हो गई, कहानी खत्म हो गई। अब पहली बात सुन लो अच्छे से, क्या बोल रहा हूं मैं,
कि अब इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करेंगे। अब तो कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़ा है, अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग कराएगा नहीं कराएगा, बिल्कुल कराएगा। पहला इलेक्ट्रॉन भरो, 2 भरो, तीसरा भरो, फिर ऊपर नहीं भरेंगे, इजी में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, बस कहानी खत्म। इसमें भी पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 0। अब आता है फोर्थ नंबर ऑप्शन। फोर्थ नंबर ऑप्शन में क्या रहेगा, एम एन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में है ना, और Mn+2 में है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना इसका क्या आएगा। वैसे नॉर्मल Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। अब +2 में है तो यहाँ पर Mn+2 की बात करूँ, Mn+2 की, तो 4s0 है ना, और 3d5। डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले नीचे भरेंगे T2g में, किसमें, T2g में। ऊपर कौन है, Eg इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बताओ पेयर होगी या नहीं होगी, नहीं होगी पेयर, ऊपर भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। n की वैल्यू अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 आ गए। तो बताओ लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 4th। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो में करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करना है अपन को। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए, 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनमें से किसके लिए डेल्टा ओ मैक्सिमम रहेगा। तो पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि इन सब में से स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, तो अमोनिया या फिर कार्बन। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा, मैंने अपने एक सीरीज़ कराई थी तुम्हें, उस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, साइनाइड। साइनाइड के बाद में कौन है, अमोनिया। अमोनिया के बाद में कौन है, वाटर। और उसके बाद में कौन है, क्लोरीन। ये लिगेंड अपने इस ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। क्रोमियम होता है वो 3D सीरीज का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन को करना है कि डेल्टा ओ मैक्सिमम किसके लिए रहेगी, डेल्टा ओ मैक्सिमम स्प्लिटिंग किसके लिए होगी। ऑक्टाहेड्रल सारे के अंदर ज्योमेट्री है, जहां पर लिगेंड अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा वहां पर स्प्लिटिंग अच्छी होगी। तो पहले का आंसर सिंपल सा ऑप्शन होगा 3rd, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, साइनाइड, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, 3rd ऑप्शन हो जाएगा, अगर पहला क्वेश्चन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर कह रखा है कंपेयर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये कह रहा है कि वेवलेंथ का कंपैरिजन करना है। तो सिंपल सी समझ में आती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या होगा, डेल्टा ओ अपने आप बढ़ जाएगा। तो पहले अपन को क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि डेल्टा ओ का सीक्वेंस क्या रहेगा। डेल्टा ओ का सीक्वेंस वही रहेगा जो लिगेंड की पावर का सीक्वेंस रहेगा, मतलब लिगेंड कितना पावरफुल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल है साइनाइड वाला लिगेंड, उसके बाद में है अमोनिया वाला लिगेंड, और उसके बाद में है वाटर वाला लिगेंड, और उसके बाद में है क्लोरीन वाला लिगेंड। ये चीज़ हो गई। अब यही चीज़ अपन इस सब्जेक्ट को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ होगी, उस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर साइनाइड है, तो तीसरे के अंदर। फिर स्प्लिटिंग किस में होगी, तो दूसरे के फिर स्प्लिटिंग होगी तुम्हारी जिसमें अमोनिया है, फर्स्ट वाले में। और फिर किस में स्प्लिटिंग होगी, सेकंड वाले में। और फिर स्प्लिटिंग होगी तुम्हारी ये। तो डेल्टा ये आ गया। अब तुम्हें पता है कि डेल्टा ओ वास्तव में 80/λ होता है, ठीक है ना। तो वास्तव में जो इसके लिए अपोजिट सीक्वेंस रहेगा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें लेमडा का सीक्वेंस पूछा है, तो लेमडा किसके लिए ज़्यादा होगी, 4th 2 1 3rd, बस हो गया, सेकंड नंबर हो गया ऑप्शन। तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। दूसरी बात करें, लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स वही है जिसका डेल्टा ओ ज़्यादा है। मैंने बोला था ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तीसरा सोल्व करेंगे। तो वास्तव में इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसका मतलब फर्स्ट और ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदली गई है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3rd। तो ये सारे आंसर हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब नया क्वेश्चन लिखो, अब नया क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो L1, L2 एंड L3, सॉरी L1, L2, L3 एंड L4 ligands
form octahedral complexes with metal plus 2 metal ion, M plus 2 metal ion. These complex absorb yellow, blue, green and orange color in visible region. ना कंपेयर लिगेंड लिखो, कंपेयर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक चीज़ तो समझ में आती है कि इसका आंसर देखते हैं, आंसर कैसे रहेगा। तो ये है विबग्योर, इधर से इधर आएंगे, लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब पहला L1 है, वो L1 के कौन सी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, येलो लाइट को, सॉरी L1 है वो किसको करता है, येलो को, ये रहा, ठीक है। और L2 है वो किसको कर रहा है, ब्लू को, ठीक है। L3 किसको कर रहा है, ग्रीन को। और L4 कौन से कर रहा है, ऑरेंज को। तो यहाँ पर लैम्डा एब्जॉर्ब किसके लिए ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा L2 के लिए। किसके लिए ज़्यादा है, सॉरी इंक्रीजिंग L2 के लिए है, या सबसे कम किसके लिए है, ब्लू के लिए लैम्डा कम रहेगा, तो सबसे कम रहेगा L2 के लिए, बाद में L3 के लिए, फिर L1 के लिए, और फिर रहेगा L4 के लिए। और यही अगर बात करूँ, तुम्हें पूछा क्या है, एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का कंपेरिजन पूछा है, या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, L2, बाद में कौन रहेगा, L3, बाद में कौन रहेगा, L1, बाद सबसे वीक कौन रहेगा। तुम्हें पता है कि ये डेल्टा क्या है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, यही वास्तव में CSFE होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ ये कलर वाले क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, तो हेडिंग डाल लेना, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।